जैसे 3 तलाक तो खत्म हो गया, लेकिन वैसे 4 और चल रहे हैं। उसका नाम है तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया। वो इतना अंतर है कि 3 तलाक में एक साथ तलाक 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 करना था, इसमें एक एक महीने पे करना है, इतना ही अंतर है। यहीं पे नोएडा में रिपब्लिक चैनल में एक लड़की काम करती है, पत्रकार है। उसका हस्बैंड, चांदनी चौक वाले कौन है यहां पे? हाँ, आप ही के एरिया में उसका हस्बैंड रहता है, वकील है। उसने उसको एक चिट्ठी अप्रैल में भेजी, हम तुम्हें तलाके हसन देते हैं। दूसरी चिट्ठी मई में भेजी, हम तुम्हें तलाके हसन देते हैं। तीसरी बार उसने 30 रुपए रजिस्ट्री वाला भी बचा लिया, ईमेल पे भेज दिया, हम तुम्हें तलाके हसन देते हैं। वो काजी के पास गई, बोले जी 2 चिट्ठी आई, एक ईमेल आया, बोले तुम्हारा हो गया, तलाके हसन हो गया। पेटीएम पे 15,000 रुपए भेज दिया, बोले तुम्हारा 3 महीने का खर्चा, 8 साल का बच्चा था, अली नाम है, बड़ा प्यारा सा बच्चा, 2,000 उसका भेज दिया, बोले ये बच्चे का दूध का खर्चा, 17,000 रुपए में क्या हो गया, तलाके हसन। और कहां हो रहा है? भारत की राजधानी में, दिल्ली में। अब आप कल्पना करिए वो गांव देहात में क्या हो रहा होगा जब भारत की राजधानी में एक वकील अपनी पत्रकार बीबी को ऐसे तलाक दे रहा है, तो गांव वाले जहां पे एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जहां कोर्ट कचहरी नहीं है, वहां क्या चल रहा है? वो बिटिया मेरे पास आई, मैंने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया। जब अखबारों में छपा तो कलबुर्गी से एक बेटी का फोन आया, डॉक्टर सईदा अमरीन, एमबीबीएस एमएस गायनोलॉजिस्ट, हस्बैंड एमबीबीएस एमडी फिजिशियन, सास गायनोलॉजिस्ट, ससुर गायनोलॉजिस्ट, घर में हॉस्पिटल, चक्कर कहीं और चल गया। बोला हम तुम्हें तलाके बाइन देते रहे। उसका वो कैसे दिया जाता है? जाओ तुम्हें आजाद किया, फिर कुछ दिन के बाद जाओ तुम्हें आजाद किया, फिर कुछ दिन के बाद जाओ तुम्हें। वो बेचारी काजी के पास गई, बोले हमें आजाद बोल दिया, बोले तुम आजाद हो गई, जाओ। ये उस भारत में हो रहा है जहां बहन बेटियों के अपमान पे युद्ध हो जाते हैं। ये उस भारत में हो रहा है जहां द्रौपदी के अपमान के बाद महाभारत हो गया। ये उस भारत में हो रहा है जहां माता सीता के अपमान के बाद दुनिया के सबसे प्रकांड पंडित की पूरी सेना को खत्म कर दिया गया। एक और मुजफ्फरनगर की, गलत गुस्से में दे दिया, बाद में गुस्सा ठंडा हुआ, बोले साथ साथ रहते हैं। चले गए काजी साहब से पूछने, बोले ना अब आप एक साथ नहीं रह सकते, अब आपको हलाला करना पड़ेगा। कल्पना करिए जरा, सोच सकते हैं आप? मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन करना भी बड़ा मुश्किल सा लगता है, कैसे एक्सप्लेन करें को होता क्या है। ये भारत में चल रहा है, ये विदेशी कुरीति चल रही है। हलाला, मुता, मिस्यार। दक्षिण भारत में गुरुदेव, खास तौर पे केरल में और आंध्रा तेलंगाना में सेख आते हैं उधर से, वहां पे डीलर हैं, एजेंट हैं, उनके माध्यम से 12-12 साल 14-14 साल की बच्चियों को 15 दिन के लिए रख लेते हैं। उसको कहते हैं निकाह मुता। 15 दिन की मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको मुता कहते हैं। और 1 महीने साथ रखेंगे, 15 दिन साथ रखेंगे, फिर चले जाएंगे। 8-5-10 लाख रुपए के, बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद फिर उसके जीवन में केवल नरक ही नरक है। समाधान क्या है? समाधान आपका टॉपिक है, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान मांग रहा है। अच्छा, अब संयोग आप देखिए, इस एक देश एक विधान से हिंदू को एक ढेले भर का फायदा नहीं, इस एक देश एक विधान से जैन को एक ढेले भर का फायदा नहीं, बौद्ध को एक ढेले भर का फायदा नहीं, सिख को एक ढेले भर का फायदा नहीं। और डिमांड कौन कर रहा है? हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। इस एक देश एक नागरिक विधान से सबसे ज्यादा फायदा किसको? मुस्लिम बेटियों को, उसके बाद क्रिश्चियन बेटियों को, उसके बाद पारसी बेटियों को, उसके बाद हमारी ट्राइबल बेटियों को। और विरोध कौन कर रहा है? मतलब जहां जो बीमार है वो कह रहा है हमको दवाई नहीं चाहिए,
और जो स्वस्थ हैं वो कह रहे हैं दवाई दो दवाई दो दवाई दो। मेरी इस पे पीआईएल चल रही है। जब मैं इस पे काम कर रहा था तो मैंने यूएस का, यूके का, कई देशों का यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी। भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख में लड़के लड़की की शादी की उम्र 18 और 21 है। लड़की की 18, लड़के की 21। मतलब सामान्य अगर करें मिनिमम पे भी तो लड़की 12वीं पास कर लेगी, लड़का ग्रेजुएट हो जाएगा, बीए, बीएससी, बीकॉम हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारी मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र 9 साल चल रही है। 9 साल। जब मैंने पीआईएल फाइल किया तो जज साहब चौंक गए, बोले आपने एफिडेविट पे लिखा है? हमने कहा लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। सरकार को नोटिस जारी हुआ, उस समय कोविड का टाइम चल रहा था, नहीं कोविड के पहले की बात है। सरकार ने जया जेटली कमेटी बनाई, जया जेटली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जया जेटली कमेटी ने जो मैंने बात कही उसी बात को इंडोर्स कर दिया। हाँ जी, 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान है। WHO कह रहा है 18 साल के पहले शादी नहीं होनी चाहिए, और भी NHRC कह रहा है 18 के पहले शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 1937 वाला जो कानून है अंग्रेजों वाला, वो कह रहा है 9 साल में कर सकते हो। फिर सरकार बिल लेके आई लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर करने का। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक समान हो जाएगा, सबके लिए कॉमन हो जाएगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर डिवोर्स सबके लिए कॉमन है, कोर्ट के जरिए होता है, बाहर नहीं होता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये जो प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, तलाके हसन तलाके, हसन तलाके, बाइन तलाके, किनाया खत्म हो जाएगा। फायदा किसको मिलेगा? जोर से बोलिए जरा। कि मुस्लिम बेटियों को सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम बेटियों। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में पहले ही मिलता है। फायदा होगा बेनजीर को, जिसको मात्र 15,000 रुपए मिले 3 महीने का खर्चा, और बेटे को अली को मिला केवल 2,000 रुपए। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार सबको मिल जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, माता पिता के प्रॉपर्टी राइट इक्वल हो जाएंगे। अभी अलग अलग है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में इक्वल है, माता पिता को एक समान माना जाता है। इस्लामिक कानून में माता पिता को एक समान नहीं माना जाता। हिंदू लॉ के अंतर्गत भाई बहन को एक समान अधिकार है, पति पत्नी को एक समान अधिकार है, माता पिता को एक समान अधिकार है। इस्लामिक लॉ में ऐसा नहीं है। हिंदू में नहीं बच्चा हुआ कोई बात नहीं, गोद ले लिया, अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। मान लो बेटा नहीं हुआ, बेटी हुआ, कोई बात नहीं, सारी प्रॉपर्टी दामाद को दे सकते। उधर वो प्रॉब्लम है। मैंने जब विरासत वाली पिटीशन फाइल किया, मेरे पास अनंतनाग से एक फोन आया कश्मीर से, बोला जी बहुत बहुत धन्यवाद। कौन? जी मैं राशिद बोल रहा हूं। तुम्हें क्या फायदा हो गया? बोला जी हमें फायदा यह है, हमारे मामा नहीं है और हमारे नाना अपनी प्रॉपर्टी में देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे। समझ सकते हैं आप? मामा नहीं है, नाना प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं लेकिन दे नहीं पा रहे। मैक्सिमम 1/3 दे सकते हैं, 2/3 वक्त में चली जाएगी। तो विरासत का एक समान अधिकार, फायदा हुआ किसको? अच्छा, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए बच्चा नहीं हुआ, गोद ले नहीं सकते, गोद नहीं ले सकते और प्रॉपर्टी है, तो उसके बचाने में दूसरा क्या ऑप्शन है? शादी करें। अब दूसरी शादी कर लिया, अब मान लो दिक्कत हस्बैंड में है, तो बच्चा पैदा होगा क्या? जोर से बोलिए। नहीं। तो घर में सौतन तो आ गई, घर में क्लेश शुरू हो गया, घर में कलह शुरू हो गया, लेकिन समस्या खत्म हुई क्या? नहीं। आप 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, समस्या ज्यों की त्यों। एक दूसरी प्रॉब्लम, चूंकि प्रॉपर्टी पूरी बेटे को दे सकते हैं, दामाद को नहीं दे सकते। अब 4 बेटी हो गई, घर में प्रॉपर्टी है, 4 पेट्रोल पंप है, कानून के हिसाब से 1 पेट्रोल पंप दे सकते हैं, 3 पेट्रोल पंप चली जाएगी वक्त में। तो क्या करें जी? बेटा चाहिए, 4-5 बेटियां हो गई हैं, तो एक काम करो दूसरी शादी कर लेते। बेटा होगा कि बेटी, ये मदर पे डिपेंड करता है, फादर पे? जोर से बोलिए जरा। फादर पे। तो फादर तो वही है, घर में एक सौतन और आ गई, पहले से 4 बेटी, दूसरे से 4 बेटी और। समस्या बढ़ी या घटी?
समस्या बढ़ी या घटी? बढ़ी, क्योंकि पिता तो कॉमन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। हिंदू जैन बौद्ध सिख को कोई फायदा है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, जितनी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। फायदा किसको होगा? मुस्लिम को। इसलिए मेरा यह मानना है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा भारत में केवल एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसका वादा किया है, किसने किया? संविधान भी यही कहता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट कहां से मिलना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे? भारत की सभी मुस्लिम बेटियों को, सभी भाइयों को, सभी परिवारों को केवल इस एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अपनी 100% वोट बीजेपी को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी ने बोला हम लाएंगे, फायदा उनको है। आर्टिकल 35 है, 370 खत्म हो गया। सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? अरे सबसे ज्यादा फायदा कश्मीर में रहने वालों को हुआ, और कश्मीर में 96% कौन है? तो आर्टिकल 335 हटा, 370 हटा, रोजगार हटा, रोजगार बढ़ा, आतंकवाद खत्म हुआ, अलगाववाद खत्म हुआ, पत्थरबाजी खत्म हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। तो कश्मीर के लोगों को 100% वोट किसको देना चाहिए? मतलब मैं तो ये सोच रहा हूं, 35 है, 370 खत्म करने के बाद भी अगर कश्मीर के लोगों से वोट मांगना पड़े बीजेपी को, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा करने के बाद भी अगर मुस्लिम से कहना पड़े हमें वोट देना, हम लागू कर देंगे, इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और दूसरी तरफ पाखंडी पार्टियां इन्हीं का विरोध कर रही हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, उसके लिए भी अब की बार गुरुदेव आ चुके हैं, और गुरुदेव को जाना भी है। गुरुदेव को मैंने विशेष रूप से आग्रह किया था, अभी लंका से पूना आए, पूना से यहां आए, और शाम की वापसी भी है गुरुदेव की। हाँ, इसी कार्यक्रम के लिए आए। गुरुदेव को हमें सानिध्य मिला था बैंकॉक में। बैंकॉक में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस थी, तो वहां गुरुदेव से हमें आशीर्वाद मिला था।